हेलो बच्चों, आज हम बात करेंगे प्रकाश परावर्तन तथा अपवर्तन की। ठीक है, आज हम परावर्तन पर चर्चा करेंगे। वीडियो लंबा हो सकता है एक से अधिक पार्ट हो जाए, लेकिन हमारा उद्देश्य आप तक नॉलेज को पहुंचाना है और वो नॉलेज आप लोगों को समझ में आना चाहिए। ठीक है, आप लोग समझ जाएं, इतना मेरे लिए काफ़ी है। तो हम बात करेंगे आज प्रकाश के परिवर्तन के बारे में। ठीक है, अपवर्तन पर हमारा नेक्स्ट वीडियो आएगा। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों ध्यान दीजिए, कोई भी वस्तु हमको दिखाई कब देती है। सबसे पहली बात तो कोई वस्तु दिखाई तब देती है जब, जैसे मान लो कोई वस्तु रखी हुई है। अब वो वस्तु अगर अंधेरे में रखी है तो दिखती नहीं है, प्रकाश में रखी है तो दिखती है। ठीक है, तो अभी हम ये नहीं कह सकते कि कोई वस्तु होगी तब दिखेगी। भाई अंधेरे में रखी लेकिन वस्तु तो है ना, लेकिन दिख नहीं रही। क्यों नहीं दिख रही? क्योंकि वस्तु हमको तब दिखती है जब वस्तु पर प्रकाश पड़ने वाला प्रकाश वस्तु से परावर्तित होकर हमारी आँख पर पड़ता है। ठीक है, और वो प्रकाश हमारी आँख को ग्रहण करती है तो हमको चीज़ें दिखाई देती हैं। इसी कारण जब कोई वस्तु अंधेरे में होती है तो हमको दिखाई नहीं देती है, लेकिन कोई वस्तु अगर प्रकाश में होती है तो हमको दिखाई देती है, चाहे क्यों ना हो, सूर्य का प्रकाश क्यों ना हो। अब दूसरी बात यह है कि जब कोई पारदर्शी माध्यम होता है, मान लो कोई ग्लास लगा हुआ है। ठीक है, आप ग्लास के आर पार भी वस्तुओं को देख पाते हैं। क्यों देख पाते हैं? इसका क्या कारण है? क्योंकि देखो प्रकाश क्या होता है, ग्लास से पर ग्लास जो प्रकाश होता है वो ग्लास से क्या करता है, दूसरे माध्यम में पहुंच जाता है। ठीक है, तो इसलिए क्या होता है, हमको ग्लास से भी वस्तु, ग्लास के आर पार जो है वस्तुओं को दिखाई देता है। ठीक है, तीसरी चीज़ हो गया। अब आगे देखिए, तो ये तो बात हमने कर दी जो प्रकाश क्या होता है। ठीक है, वस्तुएं कैसे दिखाई देती हैं। अब बात करते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। क्या होता है प्रकाश का परावर्तन होता क्या है? When light is allowed to fall on the highly polished surface such as mirrors, most of the light get reflected। होता क्या है, देखिए होता क्या है, जब कोई चिकनी सतह होती है, पॉलिश की सतह होती है। ठीक है, मान लो पॉलिश की सतह हुआ है। अब ये मान लो कोई चिकनी सतह है, इस पर क्या होता है, जब कोई भी प्रकाश ऐसे पड़ता है, ठीक है, तो क्या होता है, वो ऐसे रिफ्लेक्ट होता है। ठीक है, तो जब कोई प्रकाश ऐसे पड़ता है तो क्या होता है, वो उस तल से परावर्तित होता है। ठीक है, तो यहाँ पर यही होता है प्रकाश का परावर्तन। तो इसकी परिभाषा क्या है कि जब किसी, ठीक है, तो जब किसी पॉलिश की हुई सतह पर प्रकाश पड़ता है और वो प्रकाश का अधिकतम मात्रा में क्या होता है, वो उससे रिफ्लेक्ट होता है, उससे परावर्तित होकर उसी माध्यम में वापस लौट जाता है। तो ये जो घटना होती है, घटना कहती है प्रकाश का परावर्तन। ठीक है, ये बात समझ में आई कि नहीं आई? या तो ऐसे समझ लो, किसी पॉलिश किए हुए सतह या फिर दर्पण से प्रकाश का परावर्तित हो जाना प्रकाश का क्या आता है, परावर्तन कहलाता है। ये हो गया। ठीक है, ये आपकी ऐसे रे आती है और ये ऐसे निकल जाती है। तो जो रे क्या होता है उस सतह पे पड़ती है उसको बोलते हैं अपवर्तित किरण। ठीक है, उसको बोलते हैं अपवर्तित किरण। और जो, ठीक है, अपवर्तित किरण, और जो रे हमारे जो रेज बाहर निकलती है, जो किरण बाहर निकलती है उसको कहते हैं परावर्तित किरण। ठीक है, तो वो होती है परावर्तित किरण। ये बात यहाँ ध्यान दीजिएगा। दूसरी बात क्या है कि जो पॉइंट होता है, जिस पॉइंट से रिफ्लेक्ट करती है, ठीक है, पहले ये इंसिडेंट हुई, अपवर्तित हुई, फिर यहाँ से रिफ्लेक्ट हो गई, ठीक है, परावर्तित हो गई, तो इस पॉइंट पे हम क्या करते हैं, एक लंब डालते हैं, लंब खींचते हैं। ठीक है, 90 डिग्री का। और ये जो लंब होता है इसे कहते हैं अभिलंब। क्या कहते हैं? इसको कहते हैं अभिलंब, इंग्लिश में कहेंगे नॉर्मल। ओके, अब होता क्या है कि देखिए यहाँ पर दो कोण बनते हैं। सबसे पहला कोण बनेगा जो अभिलंब से लेकर के अपवर्तित किरण के बीच बनता है, इसको हम नाम देते हैं आई। ठीक है, और दूसरा जो कोण बनेगा वो बनेगा अभिलंब से लेकर के परावर्तित किरण के बीच में, से बोलते हैं स्मॉल आर। जो आई होता है ये होता है अपवर्तन कोण, और जो आर होता है वो होता है परावर्तन कोण। ये बात समझ में आई कि नहीं आई? सबसे पहले देखो, मैं कहता हूँ, फिर समझा रहा हूँ। यहाँ पर एक ये हमारा दर्पण था। ठीक है, मान लो दर्पण को हम पॉलिश किए हुआ सतह मान सकते हैं। ठीक है, तो दर्पण था। अब दर्पण में क्या होता है, कोई भी जो किरण जो उसमें पड़ेगी वो उसी माध्यम में वापस लौट जाएगी। ओके,
फिर हम क्या करते हैं, उस पॉइंट पे एक अभिलंब डालते हैं, नॉर्मल डाला, जो नॉर्मल होगा वो अपवर्तित किरण कौन सी होती है, जो किरण दर्पण पे पड़ती है और दर्पण से जो परावर्तन के पश्चात जो किरण जाती है वो होती है परावर्तित किरण। तो जो कोण अपवर्तित किरण और अभिलंब के बीच बनता है उसे कहते हैं अपवर्तन कोण, और जो कोण क्या होता है अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच बनता है उसे कहते हैं परावर्तन कोण। ये बात समझ लीजिएगा, क्योंकि आगे इसका उपयोग बताएंगे। ओके, तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या होता है कि लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, जो परावर्तन के नियम है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, कि परावर्तन के नियम कौन कौन से एग्जाम में से पूछ भी लेता है, ठीक है, तो आपको समझना पड़ेगा। अब देखो यहाँ पर परावर्तन के दो नियम होते हैं। पहला नियम क्या है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। कहने मतलब क्या है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या हो गया, जो ये अपवर्तन कोण है, ठीक है, अपवर्तन कोण हमेशा जो रिफ्लेक्शन कोण होता है, ठीक है, उसके बराबर होता है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के, ठीक है। क्या मतलब आई बराबर आर है, अपवर्तन कोण या आपतन कोण कह सकते हैं। आपतन कोण जो है परावर्तन कोण क्या है, बराबर है। और जो नेक्स्ट इसका नियम क्या है, अपवर्तन का नियम क्या है, ये कहता है कि आपतित किरण परावर्तित किरण तथा परावर्तित तल के परिवर्तन बिंदु पर अभिलंब एक ही तल पर होते हैं। देखिए दूसरा नियम क्या कहता है, दूसरा नियम कहता है कि जो आपतित किरण है और जो परावर्तित किरण है और आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब होता है, ये हमेशा एक ही तल पर होते हैं, ठीक है। तो ये इसके दो नियम हैं, इसे आप लोग ध्यान दीजिएगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। आगे हमारा क्या है, दर्पण, समतल दर्पण। देखिए अब यहाँ पर हम बात करते हैं दर्पण की, ठीक है। तो दर्पण दो प्रकार के होते हैं, पहला होता है समतल दर्पण और दूसरा होता है गोलीय दर्पण। तो जो ये दर्पण है इसे हम समतल दर्पण कहेंगे, ठीक है। गोलीय दर्पण की बात हम आगे करते हैं। तो समतल दर्पण कुछ यहाँ पर इसके मोस्ट पॉइंट हैं, क्या है, सबसे पहला कि प्रतिबिंब दर्पण के पीछे उतनी ही दूरी पर बनता है जितनी दूरी पर वस्तु रखा होता है, और ये घटना होती है हमेशा किस पर होती है, ये होती है समतल दर्पण पे, कि समतल दर्पण पर प्रतिबिंब उतनी ही दूरी पर बनेगा, दर्पण से उतनी दूरी पर बनेगा जितनी दूरी पर वस्तु रखी होती है। ये क्वेश्चन आपसे MCQ में पूछ सकता है, ठीक है, इसलिए आपको ध्यान देना है। दूसरा कहता है कि समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब सदैव आभासी होता है और सीधा होता है, ठीक है। तो ये भी चीज़ आपको याद रखना है कि समतल दर्पण द्वारा जो प्रतिबिंब बनेगा हमेशा आभासी और सीधा होगा। फिर क्या हो गया, प्रतिबिंब का जो साइज होगा वस्तु के साइज के बराबर होगा। कहने मतलब क्या है, जितना लंबा प्रतिबिंब वस्तु होगा उतना ही लंबा है उतना ही बड़ा हमारा प्रतिबिंब भी बनेगा। तो पहला नियम क्या यह कहता है कि वस्तु दर्पण के पीछे वस्तु जितनी दूर पर रखोगे दर्पण के पीछे जो होगी उसका प्रतिबिंब उतनी दूर बनेगा। दूसरा कहता है कि समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब हमेशा आभासी और सीधा होता है। तीसरा कहता है कि प्रतिबिंब का जो साइज होगा वो वस्तु के साइज के बराबर होगा। ये बात समझ में आई कि नहीं आई, ठीक है। ये चीज़ आपको याद रखनी, क्योंकि इससे आपसे कोई लॉन्ग क्वेश्चन नहीं आएगा, लेकिन हो सकता है इससे आपको कोई MCQ क्वेश्चन जो वैकल्पिक क्वेश्चन से आपको दे सकता है, ठीक है। अब हम आ गए गोलीय दर्पण पर। देखो ऐसा दर्पण जिनका परावर्तक पृष्ठ गोलीय हो, गोलीय दर्पण कहलाता है। अब यहाँ पर आपको जो ध्यान देना है, परावर्तक पृष्ठ क्या है। देखो किसी भी चीज़ को या किसी भी टर्म को अगर समझना है, किसी भी शब्द को समझना है तो उसके शब्द के अंदर जाना चाहिए। अब परावर्तक क्या है, जब कोई रे क्या होती है किसी दर्पण से या किसी पॉलिश की सतह से रिफ्लेक्ट होती है, ऐसे जाती है, ठीक है, रे गिरी और ऐसी रिफ्लेक्ट हो गई, तो जो रे ऐसी जाती है उसको बोलते हैं परावर्तित रे। तो परावर्तक पृष्ठ बोलेंगे, क्या बोलेंगे, वो पृष्ठ, ठीक है, जिससे रे क्या होती है, रिफ्लेक्ट होती है, जो रे जो है परावर्तित होती है, जो वो पृष्ठ जिससे किरण क्या होती है, परावर्तित होती है, तो उसे कहते हैं परावर्तक पृष्ठ कहते हैं। तो अगर जो परावर्तक पृष्ठ गोलीय दर्पण होता, गोलीय हो, गोली के मतलब जो कर्व के रूप में हो। अभी तक जो हमने बताया था पीछे, ये वाला जो
परावर्तक पृष्ठ था, ये कौन सा है, गोली नहीं है, ये समतल दर्पण का है, ठीक है, समतल है। लेकिन अब बात करते हैं गोली की। गोली दर्पण जो होता है वो दो प्रकार के होता है। पहला होता है अवतल दर्पण, जिसे हम कॉनकेव मिरर कहते हैं इंग्लिश में, ठीक है। जो फिर दूसरा होता है उत्तल दर्पण, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं कॉन्वेक्स मिरर। ये चीज़ याद रखिएगा। अब देखो अवतल दर्पण क्या होता है, बहुत आसान है, समझिए ध्यान से। गोली दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ अंदर की हो, ठीक है, कॉनकेव, कॉन्वेक्स, ठीक है। तो परावर्तक पृष्ठ वो होता है जिस पृष्ठ से हमारी जो किरण होती है परावर्तित होती है। तो अवतल दर्पण का वो परावर्तक पृष्ठ जो अंदर की ओर होता है, ठीक। अब देखो अंदर और बाहर से क्या मतलब है, देखो ध्यान समझिएगा। अब यहाँ पर ध्यान दो, मान लो ये कोई गोला है, ठीक, हमने इसका ये भाग काट कर दिया, तो इसका सेंटर इधर होगा। तो हम जो अंदर या बाहर की बात करते हैं तो वो हम सेंटर के रिस्पेक्ट में करते हैं, ठीक है। अब सेंटर के हिसाब से ये भाग अंदर का है और ये बाहर वाला भाग बाहर का है, ठीक है। तो अगर मान लो हम बाहर की तरफ पॉलिश करते हैं, अब यहाँ से आपको अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण दोनों की बात हम कर लेते हैं, ठीक है। तो जब हम क्या करते हैं, जब हम पॉलिश बाहर की ओर करते हैं, जो उसका जो चिकना हुआ या जो दर्पण का जो परावर्तक पृष्ठ होता है वो अंदर की ओर होता है, ठीक है। यह पॉलिश की ओर से सरफेस होता है अंदर की ओर होता है, ठीक है। तो जब परावर्तक पृष्ठ अंदर की ओर होता है तो उसे हम कहते हैं अवतल दर्पण। तो ये कौन सा हो गया, ये हो गया हमारा अवतल दर्पण, ठीक है। अब हम बात करते हैं अगर उत्तल दर्पण की। अगर हम बात करें उत्तल दर्पण की तो उत्तल दर्पण में क्या होता है, तो अब इसका सेंटर तो मान लो यहाँ पर कोई गोला हो, सेंटर यहाँ पर होगा। अब होता क्या है, उत्तल दर्पण में जो हमारा पॉलिश किया हुआ भाग होता है किधर होता है, अब यहाँ से देखिए पॉलिश किया भाग अंदर की ओर होता है। यहाँ पर हमने क्या किया, इसका पॉलिश कर दिया। अब जो कोई रे होगी क्या हो जाएगी, इधर से मान लो कोई अगर इंसिडेंस करी तो इधर से रिफ्लेक्ट हो जाएगी, ठीक है। तो अब ये कोई मान लो आपतित किरण इधर से आई तो इधर से परावर्तित किरण जाएगी। तो इसका जो परावर्तक पृष्ठ होता है बाहर की होता है। अब देखो ये अंदर किया भाग क्या है, ये अंदर भाग है, और जो इसका जो पॉलिश किया वाला भाग क्या हो गया, जो परावर्तक पृष्ठ बाहर की ओर होता है, तो इसको हम कहते हैं उत्तल दर्पण। तो ये जो डिफरेंस है, ये बात आप लोगों को ध्यान रखनी है कि जो अवतल दर्पण होता है उसका परावर्तक पृष्ठ अंदर की ओर होता है, और जो हमारा उत्तल दर्पण होता है उसका परावर्तक पृष्ठ बाहर की ओर होता है, ठीक है। अब ये अगर ये बात आप समझ लेते हैं तो इससे बहुत सारी समस्या आगे सॉल्व होती हैं। और ये आपका MCQ में पूछ सकता है कि अवतल दर्पण में परावर्तक पृष्ठ अंदर की ओर होता है, ये बाहर की ओर होता है, ये इनमें से कोई नहीं, एक कोई ऑप्शन आपसे और दे सकता है। तो ये बात आपको याद रखनी है। तो अभी हमने बात की कि अवतल दर्पण क्या होता है और उत्तल दर्पण क्या होता है। तो मैंने ये लिखा है गोली दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ अंदर की ओर हो वो हमारा अवतल दर्पण होता है, और इसका हमने डायग्राम ऐसे बनाया हुआ है, ठीक है। ये पॉलिश किया भाग होता है और परावर्तक पृष्ठ ये होता है, ठीक है। अब दूसरा होता है उत्तल दर्पण, हमने अभी भी बात की थी कि गोली दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ बाहर की ओर होता है, ठीक है, बाहर की ओर वक्रित हो, वक्र मतलब यही होता है कर्व के रूप में हो। तो ये हमारा परावर्तक पृष्ठ हो गया, ठीक है, परावर्तक पृष्ठ है ये परावर्तक पृष्ठ किसे कहेंगे, इसे हम कहेंगे उत्तल दर्पण। कोरे ऐसे आएगी तो ऐसे निकल जाएगी, इसका सेंटर होगा अंदर की ओर होगा, ठीक है। अब देखो तो ये मैंने बात कर ली। अब अगला जो टर्म आता है वो होता है दर्पण का ध्रुव। अब यहाँ से एक चीज़ याद रखिएगा, दर्पण का ध्रुव क्या है, गोली दर्पण का वक्रता केंद्र क्या है, वक्रता त्रिज्या क्या है, मुख्य फोकस क्या है, ठीक है, फोकस त्रिज्या, फोकस दूरी क्या होता है, इन सब चीज़ों को आपको यहाँ से क्लियर करना है, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पर दर्पण का ध्रुव क्या होता है, दर्पण का ध्रुव, अब ध्रुव को हम किससे डिनोट करते हैं, पोल से, पोल बोलते हैं ध्रुव को। तो हम इसको यहाँ से कैपिटल P से डिनोट करते हैं, ठीक है। अब देखिए गोली दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के केंद्र को हम कहते हैं दर्पण का ध्रुव। देखो गोली दर्पण इतना हो सकता है। अब यहाँ से एक बात समझिएगा ध्यान से, मैं बता देता हूँ आपको। देखो मान लो गोली दर्पण, मान लो कोई हमारा परावर्तक पृष्ठ ये है, देखो परावर्तक पृष्ठ उतना होगा जितने में पॉलिश किया वाला भाग होता है। एक तरफ हम पॉलिश कर देते हैं, दूसरी तरफ उसका परावर्तक पृष्ठ बन जाता है। आप लोग जो भी मिरर यूज करते हैं सुबह शाम चेहरा देखने के लिए, तो देखते होंगे उसके पीछे आपका पीछे भाग में पॉलिश किया होता है, ठीक है। तो मान लो इतने भाग में पॉलिश किया है तो परावर्तक पृष्ठ क्या होगा, परावर्तक पृष्ठ मान लो इतना बड़ा है, जितने भाग में पॉलिश किया होता है उतना ही परावर्तक पृष्ठ होता है। तो उसका जो सेंटर होता है, उसके जो केंद्र होता है, उसके जो मध्य भाग को हम कहते हैं दर्पण का ध्रुव। अब हो सकता है कि
इतना बड़ा गोली दर्पण हो, अब उसके मान लो हो सकता है कि पॉलिश किया वाला भाग इतना ही केवल हो, तो इसका जो प्रवर्तक पृष्ठ केवल इतना होगा, तो इसके सेंटर को हम बोलेंगे दर्पण का ध्रुव। ठीक है, तो ये चीज़ आपको याद रखना है कि जो प्रवर्तक पृष्ठ के मध्य भाग को हम बोलते हैं दर्पण का ध्रुव। ठीक है, गोली दर्पण के प्रवर्तक पृष्ठ के जो केंद्र को हम बोलते हैं दर्पण का ध्रुव। आगे आता है गोली दर्पण का वक्रता केंद्र। ठीक है, वक्रता केंद्र मतलब होता है सेंटर ऑफ कर्वेचर, तो इसको बोलते हैं, इसको हम डिनोट करते हैं कैपिटल सी से। तो गोली दर्पण का प्रवर्तक पृष्ठ एक गोले का भाग होता है, इस गोले का केंद्र गोली दर्पण का वक्रता केंद्र कहलाता है। ये चीज़ देख लीजिए, अब इसको फिर समझ लीजिएगा। देखो जो गोली दर्पण होता है एक्चुअल में वो किसी गोले का भाग होता है। आप लोग ध्यान दीजिएगा कि जो ये होता है ना, किसी गोले का ऐसे भाग होता है, ऐसे कोई गोला बना होता है, मैंने सही से बना हुआ नहीं है, तो कोई जो गोली दर्पण होता है वो किसी न किसी गोले का भाग होता है। तो उस गोले को जो केंद्र होता है उसको हम बोलते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, वक्रता केंद्र। फिर से देख लीजिएगा, मान लो कोई गोला है, ओके, मान लो कोई हमारा गोला है, अब मान लो, अरे सच बन नहीं रहा, सॉरी, मान लो कोई हमारा गोला है, ओके, तो अब मान लेते हैं इसके इतने भाग में पॉलिश किया हुआ है। अब ये मान लेते हैं इसका दर्पण का ध्रुव है, तो हमारा प्रवर्तक पृष्ठ के लिए इतना है। ठीक है, तो गोली दर्पण के लिए इतना ही कहलाएगा। इसका जो सेंटर होगा, सेंटर, तो वो होता है वक्रता केंद्र। तो गोली दर्पण जिस गोले का भाग होता है उस गोले के केंद्र को उस प्रवर्तक पृष्ठ का या उस गोली दर्पण का वक्रता केंद्र कहते हैं। ये बात समझ में आई कि नहीं आई? और वक्रता केंद्र जो होता है वो हमेशा किधर जाता है? दर्पण के ध्रुव से होकर के जाता है। ठीक है, अब इस लाइन को हम बोलते हैं मुख्य अक्ष। अब ये बात हम आगे बताएंगे आपको। ठीक है, तो वही चीज़ हमने यहाँ पर बताया हुआ है। क्या लिखा, क्या हमने बताया यहाँ पर कि गोली दर्पण का प्रवर्तक पृष्ठ एक गोले का भाग होता है, इस गोले का केंद्र गोली दर्पण की वक्रता केंद्र होता है। तो वक्रता केंद्र क्या होता है? गोली दर्पण जिस गोले का भाग होता है उस गोले के केंद्र को वक्रता केंद्र बोलते हैं। ठीक है, अब यही चीज़, अब एक बात और समझ लीजिएगा। अब अगर बात करते हैं देखो वक्रता केंद्र, देखो जो हमारा अवतल दर्पण होता है, अवतल दर्पण में जो परावर्तक पृष्ठ होता है वो केंद्र की ओर होता है, इसलिए बोलते हैं कि अवतल दर्पण में परावर्तक जो पृष्ठ होता है वो अंदर की ओर होता है, मतलब केंद्र की ओर होता है। तो इसका जो वक्रता केंद्र बनेगा वो प्रवर्तक पृष्ठ के सामने बनेगा। लेकिन अगर हम बात करते हैं हम उत्तल दर्पण की, तो उत्तल दर्पण में जो हमारा परावर्तक पृष्ठ होता है वो बाहर की ओर होता है, ठीक, केंद्र से बाहर की ओर होता है। इसलिए जिसका जो वक्रता केंद्र बनेगा वो भी दर्पण के पीछे बनेगा। ये बात आपको बहुत अच्छे से याद कर रख लेनी है, समझ लेना है, क्योंकि हो सकता है इससे आपसे MCQ में क्वेश्चन पूछ सकता है कि निम्नलिखित में से उत्तल दर्पण में वक्रता केंद्र कहाँ पर होता है। ठीक है, दर्पण के आगे हो सकता है, दर्पण के पीछे हो सकता है, तो इससे आपके क्वेश्चन पूछ सकता है। इसलिए आपको यह समझना है कि जो वक्रता केंद्र होता है वो उत्तल दर्पण में दर्पण के पीछे बनता है। ठीक है, वक्रता केंद्र पीछे बनेगा, मुख्य फोकस भी पीछे बनेगा। तो ये बात आपको यहाँ से समझनी है अभी से। ठीक है, तो उत्तल दर्पण में कैसे बनता है, अवतल दर्पण में कैसे होता है, ये आपको डिफरेंस यहाँ से समझ कर चलना है। ठीक है, तो हमेशा याद रखिएगा कि अवतल दर्पण में वक्रता केंद्र दर्पण के सामने होता है, लेकिन उत्तल दर्पण में वक्रता केंद्र दर्पण के पीछे बनता है। ठीक है, तो यही मैंने यहाँ लिखा कि अवतल दर्पण में दर्पण के सामने बनता है, लेकिन उत्तल दर्पण में दर्पण के पीछे बनता है। ठीक है, तो अगला हमारी बात आती है दर्पण की वक्रता त्रिज्या की, जिसे बोलते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर। ठीक है, तो इसको हम डिनोट करते हैं कैपिटल R से। तो गोली दर्पण का परावर्तक पृष्ठ जिस गोले का भाग होता है उसकी त्रिज्या दर्पण की वक्रता त्रिज्या कहलाती है। ठीक है, अब अभी हमने बात किया था कि गोली, देखो वक्रता त्रिज्या और वक्रता केंद्र दोनों की जो डिफिनेशन एक दूसरे से मिलती जुलती हैं। ठीक है, तो अभी मैंने बात किया था कि गोली दर्पण जिस गोले का भाग होता है उस गोले के केंद्र को बोलते हैं वक्रता केंद्र। तो इसी गोले की जो त्रिज्या होगी उसको हम बोलेंगे वक्रता त्रिज्या। तो इसकी डिफिनेशन क्या है कि
गोलीय दर्पण जिस गोले का भाग होता है उस गोले की त्रिज्या को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। आपको रटना नहीं है, आपको समझना है। इसलिए मैं डायग्राम से आप लोगों को समझा रहा हूँ कि आप लोग रटे नहीं, आप लोग उसको समझ जाएं। रटेंगे तो भूल जाएंगे, लेकिन समझेंगे तो उससे आपको याद रहेगा, उससे आपको याद रहेगा। ठीक है, तो कहने मतलब क्या है, ये गोलीय दर्पण मान लो ये है। अब इसका जो दर्पण का ध्रुव है और सेंटर ऑफ कर्वेचर है, इसके बीच की दूरी को भी वक्रता त्रिज्या बोल सकते हैं। या इसको नहीं बोलना है तो आप इसे ऐसे भी कह सकते हैं कि गोलीय दर्पण जिस गोले का भाग होता है उसकी त्रिज्या को क्या कहते हैं, वक्रता त्रिज्या कहते हैं। या फिर सेंटर ऑफ कर्वेचर अर्थात वक्रता केंद्र से लेकर दर्पण के ध्रुव के बीच की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। ठीक है, इसे हम कैपिटल R से डिनोट करते हैं। ओके, ये हो गया। अब बात करते हैं मुख्य अक्ष क्या होता है। तो मुख्य अक्ष दर्पण के ध्रुव पर अभिलंब होता है। देखो, अब मुख्य अक्ष क्या होता है, मुख्य अक्ष होता है वो रेखा, वो अक्ष जो दर्पण के ध्रुव और वक्रता केंद्र से होकर के जाती है, उसको हम बोलते हैं मुख्य अक्ष कहते हैं। ठीक है, वो रेखा जो दर्पण के ध्रुव या वो अक्ष जो दर्पण के ध्रुव और वक्रता केंद्र से होकर के जाती है, उसे हम बोलते हैं मुख्य अक्ष। तो मुख्य अक्ष दर्पण के ध्रुव पर अभिलंब होती है। अभी हमने बताया था कुछ देर पहले, जब हमने दर्पण के जो हमने बताया था कि परावर्तन होता क्या है। देखो, मान लो ये पॉलिश किया हुआ भाग है। ओके, अब कोई रे ऐसे इंसिडेंस करती है और ऐसे रिफ्लेक्ट करती है। मान लो कोई रे ऐसे पड़ी, ऐसे आपतित हुई जाती है, ऐसे प्रवर्तित होती है। तो इसके जो मध्य भाग है, यहाँ से हम क्या करते हैं, एक अभिलंब खींचते हैं। अभिलंब मतलब नॉर्मल। ओके, तो वही चीज़ यहाँ पर भी है। तो हम यहाँ पर देखिए, ध्यान समझिएगा, यहाँ पर अगर हम इसे बोल दें मुख्य अक्ष, इसे हम बोल दें मुख्य अक्ष। ओके, और इसे बोलते दर्पण का ध्रुव। तो वही चीज़ यहाँ पर है कि जो मुख्य अक्ष होता है वो दर्पण के ध्रुव पर क्या होता है, अभिलंब होता है। यही मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है कि मुख्य अक्ष दर्पण के ध्रुव पर अभिलंब होता है। ओके, ये बात आपको याद रखनी है, हो सकता है इसका आगे आपको यूज मिले। ठीक है, अब देखो, अब अगला आता है मुख्य फोकस। और जो मुख्य फोकस होता है वो अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण दोनों के लिए अलग अलग बनता है। ओके, ये बात आपको याद रखनी है। तो अवतल दर्पण के लिए मुख्य फोकस क्या होगा, अवतल दर्पण के मुख्य अक्ष के समानांतर आने वाली या आपतित होने वाली किरणें दर्पण से परावर्तन के पश्चात जिस मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से पर मिलती है वो बिंदु अवतल दर्पण का मुख्य फोकस कहलाता है। ये बात यहाँ समझिए कि ध्यान से होता क्या है। देखो, अवतल दर्पण की एक प्रॉपर्टी होती है, होती क्या है कि अवतल दर्पण की मुख्य अक्ष, अभी हमने बताया ना कि मुख्य अक्ष क्या होता है, दर्पण के ध्रुव और वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली रेखा को या जाने वाले अक्ष को हम कहते हैं मुख्य अक्ष। तो मुख्य अक्ष के समानांतर जो भी किरणें आती हैं वो दर्पण से या जो मुख्य अक्ष के समानांतर जो भी किरणें आती हैं वो आपतित होने के पश्चात जो दर्पण के मुख्य अक्ष, अवतल दर्पण के मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से होकर के जाती हैं उस बिंदु को हम कहते हैं मुख्य फोकस। और वो हमेशा एक बिंदु से होकर के जाएगी, ये प्रॉपर्टी है। ऐसा नहीं है कि कई सारी किरणें इसके समांतर आ रही हैं, वो अलग अलग बिंदु से होकर जा रही हैं। ठीक है, तो अवतल दर्पण के मुख्य अक्ष के समानांतर आने वाली किरणें या मुख्य अक्ष के समानांतर आपतित होने वाली किरणें दर्पण से आपतन के पश्चात मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से होकर के जाती हैं उस बिंदु को अवतल दर्पण का हम कहते हैं मुख्य फोकस कहते हैं। और मुख्य फोकस को हम हमेशा कैपिटल F से डिनोट करते हैं। ये बात समझ में आई कि नहीं आई। यहाँ से पर क्या हो रहा है, अनंत से कई सारी किरणें आ रही हैं और वो सारी किरणें इस दर्पण से परावर्तित होकर के मुख्य अक्ष एक बिंदु से होकर गुजर रही हैं, उस बिंदु को मुख्य फोकस कहते हैं। ठीक है, आइए समझा देते हैं। देखिए, मेरा काम आपको समझाना, ठीक है, किसी तरीके से आपको समझाना चाहिए। अब वीडियो लंबा हो रहा है, हो सकता है इसकी आने पार्ट भी हम बनाएं तो आगे देखेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए होता क्या है, मान लो हमारा ये है अवतल दर्पण, ठीक है, और इसका दर्पण का ध्रुव ये हो गया। ठीक है, अब मान लो, अरे यार क्या हो रहा है, एक हाथ से बनता नहीं, सॉरी। तो चलो हमने ड्रा कर लिया है, ये हमने बनाया एक अवतल दर्पण बनाया। ठीक है, ये हमारा है अवतल दर्पण और इसका ये है दर्पण का ध्रुव
हो सकता है मान लेते हैं ये हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक, वक्रता केंद्र है। तो ये हो गया मुख्य अक्ष हो गई। तो दर्पण के मुख्य अक्ष के समानांतर आने वाली किरण, मान लो एक किरण ये ऐसे आ रही है, ये दर्पण से परिवर्तित होकर के इस बिंदु से होकर के गुजर गई, ठीक है। दूसरी किरण आई, ये ऐसे परिवर्तित इसके समानांतर आएगी, ठीक है, टेढ़ी वाली, लेकिन टेढ़ी नहीं है, ऐसे इसके से यहाँ से इस बुंद से ऐसे गुजर गई, ठीक है। तीसरी किरण ऐसे आती है, यहाँ से प्रथम पर ऐसे यहाँ से गुजर जाती है, ठीक है। तो जिस बिंदु से होकर गुजरती हैं, दर्पण के मुख्य अक्ष, अवतल दर्पण के मुख्य अक्ष के समानांतर आने वाली किरणें या आपतित होने वाली किरणें दर्पण से आपतन के पश्चात मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से होकर के गुजरती हैं, उस बिंदु को हम कहते हैं अवतल दर्पण का मुख्य फोकस, और इसको हम कैपिटल F से डिनोट करते हैं, ठीक है। ये ऐसे रे आई, ऐसे निकल गई, ठीक है। तो ये ऐसी आती हैं और दर्पण से एक दर्पण की मुख्य अक्ष के एक बिंदु से होकर के गुजरती हैं, और वही बिंदु कहलाता है अवतल दर्पण का मुख्य फोकस। ये बात आपको याद रखनी है, इसकी प्रॉपर्टी होती है, ठीक है। अब बात करते हैं, इसमें बात कर लेते हैं उत्तल दर्पण की। तो उत्तल दर्पण में क्या होता है? उत्तल दर्पण में ये होता है कि देखो, चूंकि उत्तल दर्पण का जो भी परावर्तक पृष्ठ होता है कैसे बनता है, देखिए ध्यान दीजिएगा। उत्तल दर्पण में जो परावर्तक पृष्ठ होता है वो बाहर की ओर होता है, ठीक है। अब बाहर की ओर है तो ऑब्वियसली बाहर है, इसका मतलब क्या है कि जो सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा और वक्रता केंद्र होगा वो पीछे बनेगा। ये बात हमने पहली बात किया था कि परावर्तक पृष्ठ ये है, परावर्तक पृष्ठ से पीछे साइड बनेगा हमारा, क्या बनेगा, दर्पण का वक्रता केंद्र बनेगा। तो अब इसमें होता क्या है कि कोई भी रे आएगी वो इधर से इंसिडेंस होगी। हमेशा याद रखिएगा, चाहे अवतल दर्पण हो या फिर उत्तल दर्पण हो, जो भी किरणें आपतित होती हैं वो हमेशा बाईं ओर से ही आती हैं। जो भी वस्तु रखा जाता है वो हमेशा दर्पण की बाईं ओर ही रखा जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर मान लो अनंत में कोई वस्तु रखी हुई है और ये किरणें अनंत से आ रही हैं, ऐसे आपतित हुई और आपतित होने के पश्चात किसी एक बिंदु से होकर जाती हुई दिखाई देती है। ये बिंदु ऐसे आपतित हुई मान लो, ठीक है। और मान लो ये हमारा किसी ऐसे एक पॉइंट से होकर के जा रही हैं। दूसरी रे ऐसी आई मुख्य अक्ष के समानांतर, और ये मान लो ये भी हमारे ऐसे निकल गई, ठीक है। मान लो ये इस बिंदु से होकर के जाती हुई प्रतीत हो रही हैं। मान लो तीसरी रे ऐसे आती है, ऐसे इंसिडेंस हुई और ये मतलब ऐसे निकल गई, ठीक है। ये मान लो इस बिंदु से होती हुई जाती प्रतीत हो रही है, ठीक है। ये ऐसी और ऐसी हमारी ऐसे निकल आती है और इस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती हैं। तो कहने का मतलब क्या है, इसमें हम ये लिखेंगे कि उत्तल दर्पण के मुख्य अक्ष के समानांतर आने वाली किरणें दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती हैं, आती हुई प्रतीत होती हैं, आती हुई नहीं, आती हुई प्रतीत होती हैं। किसी एक बिंदु से ऐसा लगेगा कि वो सभी किरणें एक बिंदु से ही आ रही हैं, और इस बिंदु को हम बोलेंगे उत्तल दर्पण का मुख्य फोकस। मैं इसलिए इस बात पर ज़्यादा जोर दे रहा हूँ क्योंकि यही हमारा जो एक प्रॉपर्टी है, एक हमारा मेन चीज़ है जो उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण को अलग अलग करता है। कि उत्तल दर्पण में क्या होता है कि मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरणें दर्पण से उत्तल दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से जाती हुई या मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से परावर्तित हुई प्रतीत होती हैं, उस बिंदु को बोलते हैं उत्तल दर्पण का मुख्य फोकस, और इसे हम कैपिटल F से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। ये बात समझ में आई कि नहीं आई, बताइए, ठीक है। तो ये चीज़ मैंने बताया आपको। अब दूसरी बात, एक प्रॉपर्टी और समझ लीजिए, चाहे उत्तल दर्पण हो या फिर अवतल दर्पण हो, वो किरण जो मुख्य अक्ष से होकर के जाएगी, वो किरण जो वक्रता केंद्र से होकर के जाएगी, वो वक्रता केंद्र से होकर वापस लौट जाती है। तो यहाँ पर ये एक किरण मान लो ऐसे जा रही है, तो वो इस दर्पण के ध्रुव से परावर्तित होकर के ऐसा लगेगा कि वो वक्रता केंद्र से होकर के वापस से लौट रही है, ठीक है। ये चीज़ समझिएगा यहाँ से। और यही नियम लगता है उत्तल दर्पण में। उत्तल दर्पण में भी जो किरण क्या होगा, इस वक्रता केंद्र से होकर के जाती है,
वो वक्रता केंद्र से होकर के वापस भी लौट जाती है। ठीक है, तो ये चीज़ जो मैंने बताया कि मुख्य फोकस होता क्या है अवतल दर्पण में भी, और वो मुख्य फोकस क्या होता है उत्तल दर्पण में, ये बात आपको समझ आई कि नहीं आई? ठीक है, चलिए आगे आगे। तो मैंने यहीं पर ये लिखा हुआ है अवतल दर्पण का मुख्य फोकस, मैंने यहाँ पर डायग्राम बनाया, अच्छे से देख लीजिएगा। देखो ये हमारा है अवतल दर्पण। ठीक है, ये हमारा अनंत में कोई वस्तु रखी गई है और ये सारी किरणें अनंत से आ रही हैं, और सारी जो किरणें हैं वो मुख्य अक्ष के समानांतर हैं और दर्पण से परावर्तन के पश्चात एक बिंदु से होकर गुजर रही है मुख्य फोकस मुख्य अक्ष के, और वो बिंदु होता है हमारा मुख्य फोकस होता है। ठीक है, अब यहाँ पर दूसरी बात क्या है, बात करते हैं उत्तल दर्पण में। तो उत्तल दर्पण में क्या है, उत्तल दर्पण में मुख्य अक्ष के समानांतर आने वाली किरणें दर्पण से उत्तल दर्पण से परावर्तित होने के पश्चात मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से जाती हुई प्रतीत होती हैं उस बिंदु को हम कहते हैं उत्तल दर्पण का मुख्य फोकस। तो ये मैंने यहीं लिखा हुआ, यही चीज़ मैंने यहाँ पर भी लिखा हुआ है, और यही चीज़ मैंने यहाँ पर भी लिखा हुआ है कि उत्तल दर्पण की मुख्य अक्ष के समानांतर आने वाली किरणें आपतित होने के पश्चात मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से परावर्तित हुई प्रतीत होती हैं, यहाँ पर प्रतीत होती हैं, परावर्तित नहीं होती, परावर्तित हुई प्रतीत होती हैं, वो बिंदु उत्तल दर्पण का मुख्य फोकस कहलाता है। अब ये बात आपको समझ में आ गई होगी, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, हो सकता है आपसे 2 नंबर में पूछ भी सकता है कि उत्तल दर्पण का मुख्य फोकस क्या होता है, इसे डायग्राम के सहित दिखाइए। ठीक है, तो ये चीज़ आपको समझ में आ गया होगा, मैं ऐसा एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। दूसरा है दर्पण के ध्रुव P और मुख्य फोकस F के बीच की दूरी फोकस दूरी कहलाती है। अब ये चीज़ यहाँ पर आपको समझना है, जो छोटी छोटी टर्म्स हैं कि अभी हमने बताया कि मुख्य फोकस क्या होता है, तो दर्पण का ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच की दूरी होती है वो कहलाती है फोकस दूरी। वक्रता त्रिज्या क्या होती है, दर्पण के ध्रुव और वक्रता केंद्र के बीच की दूरी होती है वो होती है वक्रता त्रिज्या, और दर्पण के ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच की दूरी होती है फोकस दूरी। चाहे बात करें उत्तल दर्पण अवतल दर्पण में भी यही होता है कि दर्पण के ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच की दूरी होती है फोकस दूरी। ठीक है, ये बात आपको समझनी है। अब आगे आता है कि गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी f में संबंध क्या होता है, तो वो होता है r बराबर 2f। देखो वक्रता त्रिज्या जो होती है वो हमेशा फोकस दूरी के 2 गुने के बराबर होती है, या फिर हम कह सकते हैं जो फोकस दूरी होती है वो हमेशा वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। ठीक है, ये बात आपको यहाँ से भी समझ में आएगी जब आप देखेंगे कि जो दूरी फोकस दूरी है वो हमेशा वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। यहाँ पर फोकस दूरी को हम f से डिनोट करेंगे तो f बराबर r/2 होता है। ठीक है, तो ये जो रिलेशन है ये आपको हमेशा याद रखना है। इस रिलेशन से 1-2 न्यूमेरिकल्स 1 नंबर या 2 नंबर में आपसे डायरेक्टली पूछ सकता है। ठीक है, ये बात आपको समझ आई कि नहीं आई? अब वीडियो लॉन्ग हो रहा है, मैं ऐसा आशा करता हूँ कि मैंने अभी तक आपको जो भी समझाया है इसमें और प्रकाश के परावर्तन में वो आपको समझ में आया होगा। फिर भी अगर कोई डाउट आपको है तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं उस कमेंट का आपको जवाब दूंगा। ठीक है, लेकिन आपको कोई भी चीज़ समझ में नहीं आ रही है तो आप उसको फिर से एक बार वीडियो को पीछे कर सकते हैं, वीडियो को पॉज करके वीडियो को फिर से रिवाच करके आप देख सकते हैं। ठीक है, इसका जो नेक्स्ट पार्ट होगा मैं फिर से बनाऊंगा, उसमें मैं बताऊंगा मैं आपको कि जो अवतल दर्पण में या उत्तल दर्पण में कैसे प्रतिबिंब बनते हैं और उन प्रतिबिंब की कौन कौन सी स्थिति होती है, मैं इन पर भी आपकी चर्चा करूंगा। आगे ये भी बताएंगे कि उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब कैसे बनेगा, उत्तल दर्पण में या अवतल दर्पण में जो चिन्ह प्रपार्टी होती है उसका क्या नियम होता है। देखो चिन्ह प्रपार्टी बहुत आवश्यक है और ये हमारे कहीं ना कहीं न्यूमेरिकल्स में आता ही आता है कि चिन्ह प्रपार्टी, मतलब चिन्ह प्रपार्टी नहीं पूछेगी लेकिन चिन्ह प्रपार्टी उसमें यूज होता है। तो जब तक आपको चिन्ह प्रपार्टी नहीं आएगी, चिन्ह का कौन कौन से नियम है, कहाँ मैच लगेगा, कौन सा प्लस लगेगा, तो तब तक आप न्यूमेरिकल को सॉल्व नहीं कर सकते हो। ठीक है, तो ये आपको बताऊंगा, आगे बताऊंगा। इसके साथ ही मैं नेक्स्ट पार्ट में ये भी बताऊंगा कि आवर्धन क्या होता है, दर्पण का सूत्र क्या होता है। ठीक है, ये सब मैं आपके आगे चर्चा करने वाला हूँ। ठीक है, तो चलिए आज मैं यहाँ पे समाप्त करता हूँ। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट जल्दी आएगा। ओके, थैंक यू।